जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड के सेट में हम लोग जो है आज 2024 का जो 824 आईएल सेट है, इस आईएल्स को सेट को करेंगे। आपके पास अगर राजीव, एचएम, अग्रवाल कोई भी अनसॉल्व हो, आप लोग केवल क्या देखोगे? आईएल सेट को देखोगे। बस कोड 824 किसी किसी अनसॉल्व में नहीं देते हैं, लेकिन 824 आप लोग देखोगे, लेकिन आप लोग आईएल सेट को देखोगे। आईएल सेट को हम लोग कर रहे हैं, आपके पास जो भी अनसॉल्व हो। ठीक है, देखो हम लोग आईएल सेट का जो पहला क्वेश्चन है 2024 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आई के कर चुके हैं। हाँ, आई जे आई के आई एल ही करेंगे आज। तो आईएल सेट में हमारे पास है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो आपको बता दें, नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 समतल दर्पण और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आभासी एवं आकार बड़ा, तो उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को सीधा बनाना, छोटा बनाना, इसीलिए उसको वाहनों में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को बड़ा बनाना, उल्टा बनाना, आभासी बनाना। तो अवतल दर्पण, तो पहले का हम लोग कहेंगे जो पहले का ऑप्शन है वो बी सही है। ठीक, पहले का ऑप्शन जो है कौन सा सही है? बी सही है। इसके बाद किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अब एक चीज ध्यान रखना, उल्टा उत्तल लेंस का काम क्या होता है? प्रतिबिंब को बड़ा बनाना, और उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को छोटा बनाना। तो दूसरे में हमारे पास ए ऑप्शन सही है। दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। बोर्ड एग्जाम में हम लोग ओएमआर सीट में गोला करेंगे। तीसरा, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या है? आपको बता दें कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अच्छा, वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग हम लोग काला देखते हैं। तो वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है हम लोग नीला देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग कहेंगे? तीसरे का सी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। चौथा नंबर में है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। एक चीज बता दें आपको कि प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। निर्वात किसे कहते हैं? जो सूर्य हैं और जो पृथ्वी है, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, जो सूर्य से और पृथ्वी, मतलब समझना, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच जो खाली स्थान है, जो किरणें यूं आती है और इनके बीच जो खाली स्थान है, इसे कहते हैं निर्वात। इसे कहते हैं निर्वात। यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। चौथे का डी सही है। अब देखो 5 नंबर। ठीक, 5 नंबर में क्या है? यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। एक चीज बता दें, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं? जब प्रतिरोध को अधिकतम मान प्राप्त करते हैं तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब प्रतिरोधों के न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं तो प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इनका क्या कहना है? इनका कहना है यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी निश्चित रूप से एक ही मान होगा। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इस प्रकार से जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें भी आई जो धारा इसमें प्रवाहित होती है वही धारा इसमें प्रवाहित होती है, वही धारा इसमें प्रवाहित होती है। तीनों में सेम धारा प्रवाहित होती है। तो मतलब पहला ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का। नंबर 2 प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का। नंबर 3 प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का। तो हम लोग कहेंगे धारा का, मतलब 5 में हमारे पास सी ऑप्शन सही है। 6 नंबर में है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई मतलब मात्रक। तो हम लोग जानते हैं विभवांतर का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या है? वोल्ट। ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। 7वां नंबर,
एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक के कारण लगने वाले बल की दिशा होती है। देखो, जब कोई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, नंबर 2 चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर, नंबर 3 इन दोनों दिशाओं के लंबवत। तो इन दोनों दिशाओं के मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के लंबवत होती है दिशा। तो हम लोग कहेंगे 7 में हमारे पास कौन सा सही है? सी पार्ट सही है भाई, लंबवत होती है। हम लोग पढ़ चुके ना फ्लेमिंग के बायत का नियम में, तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 8 में है एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो, एल्केनो में क्या होता है, सी में जो भी संख्या दिया जाए, एच में उससे 2 का गुणा करोगे, 2 अधिक कर दोगे तो एल्केन, 2 कम करोगे तो एल्किन, और बराबर रखोगे तो एल्किन, और कम कर दोगे तो एल्काइन। मतलब हम लोग कहेंगे कि CnH2n+2 होना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन सही है 8वें में। तो 8वें में कौन सा सही है? बी। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, इसके बाद 13, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19, 20, 20 ही MCQ होंगे। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी आपको कई बार बता चुके हैं, दोनों सेट बता चुके हैं, जिसमें CH2 का अंतर हो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक में CH2 का अंतर हो। तो देखो, आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किसमें CH2 का अंतर है। तो CH2 का अंतर किसमें है? C2H2 फिर C3H6, नहीं ये नहीं है इसमें CH2 का अंतर। CH3OH, CH3CHO। तो C 2 बार, पहले वाले में 1 बार, दूसरे वाले में 2 बार, ठीक है। चलो, एक C है। H पहले वाले में 4 बार और दूसरे वाले में 4 बार, तो CH2 का अंतर नहीं है। फिर है C, तीसरे वाले में है CHO, C सामने वाले में 2 बार, इसमें 1 ज़्यादा, ठीक है। H 2 बार और 4 बार। देखो, तीसरा 9वें का तीसरा सही है, 9वें का कौन सही है? तीसरा, मतलब C ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें तीसरा है लेकिन C ऑप्शन सही। अच्छा, रुक जाओ, फिर इसमें अच्छा नीचे और भी है। फिर C2 और सामने वाले में तो हम लोग कहेंगे कि पहला और तीसरा, डी ऑप्शन कहेंगे हम लोग, डी ऑप्शन, तीसरा नहीं, डी ऑप्शन कहेंगे हम लोग। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो आपको बता दे कि जो पोटेशियम है, मतलब 10वें का सी, जो पोटेशियम है, यही धातु है। शुद्ध 0 pH वाला विलयन होगा। अगर विलयन 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन। मतलब यहाँ पर 0 है मतलब अम्लीय, तो 11वें का ए पार्ट सही है। 12 नंबर में है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? 12 नंबर में तो आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम CO2 और H2O में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो 12 नंबर का हमारे पास कौन सही है? ए ऑप्शन सही है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होना चाहिए? देखो, हमारे पास क्या है? CH3, क्या है कि CH3 COONA प्लस, खाली स्थान है, इसके बाद रिएक्शन है, रिएक्शन के बाद ऊपर है CaO, फिर है CH4 प्लस Na2CO3, मतलब Na2 और इसमें CO3 बनाया गया है, और CH4 मतलब हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार से हम लोग किसे मिला देंगे? 13 नंबर, हाँ। तो 13 नंबर में अगर हम लोग NaOH मिलाते हैं तो पूरा का पूरा बैलेंस होगा। मतलब 13 में हम लोग कहेंगे कौन सही है? 13 में बी सही है। 13 नंबर में बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर में है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है।
तो 14 नंबर में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना और फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना। मतलब सी ऑप्शन सही है 14 का। 14 कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 15 नंबर है मनुष्य में पाचन क्रिया की शुरुआत किस अंग से होती है? देखो, पाचन क्रिया की शुरुआत जो मुख के दो होठ होठ है 15 नंबर है मुख से शुरू होती है। मुख में पहले दो होठ है, फिर दांत है, फिर जीभ है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। तो 15 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? ए से। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से। 16 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स मस्तिष्क में है मानव के, जिब्रेलिन पौधों में है, एस्ट्रोजन मनुष्य में है, इंसुलिन मनुष्य में है। ठीक है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन पढ़ चुके हो आप लोग, और इंसुलिन मधुमेह रोग वाला। ठीक है, एस्ट्रोजन पढ़ चुके हैं आप लोग। गौड़ लैंगिक लक्षण में पढ़ा दिए हमने। गौड़ लैंगिक लक्षण में वृद्धि हार्मोन मतलब 16 नंबर का बी पार्ट सही है। 16 नंबर का कौन सा पार्ट सही है? बी नंबर। 17 नंबर में है वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है तो ऑप्शन नंबर 1 थायराइड ग्रंथि से, प्यूटिट्री मतलब पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि, सभी मस्तिष्क से। तो पीयूष ग्रंथि से मतलब 17 नंबर का बी पार्ट सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर होता है? परागकण। तो बी ऑप्शन ये भी सही है, ये तो कई बार बता भी चुके हैं। 19 नंबर में है पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग क्या है? देखो, पुंकेसर स्त्री केसर, पुंकेसर पुरुष भाग, स्त्री केसर नर भाग। मतलब पुंकेसर जो है वो नर भाग, स्त्री केसर मादा भाग। तो पुष्प का जनन अंग क्या है? जनन अंग बाह्य दलपुंज ये नहीं है, दलपुंज नहीं है, जायांग। तो जायांग है। हाँ, सी 19 का सी पार्ट सही है हमारे पास। और इसके बाद 20 नंबर है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, यानी पराबैंगनी किरणों से। मतलब 20 में बी पार्ट सही है। ठीक, ऑप्शनल खत्म। अब आते हैं हम लोग किस पर? वर्णनात्मक प्रश्न पर। वर्णनात्मक प्रश्न में अलग अलग कॉपी में मतलब अलग अलग भाग में करना। उपभाग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को अलग अलग करना। ठीक है, मतलब अलग अलग उपभाग में करना। नंबर 1 है एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता। चलो इस पर लिख देते हैं हम लोग उत्तर 21। उत्तर 21 उत्तर 21 में है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। वक्रता त्रिज्या आर बराबर हमारे पास क्या है? 4 मीटर उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकृति और किस फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अनंत दूरी। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो एफ बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, अनंत दूरी देखने के लिए। रुक जाओ कहाँ पड़ गए हम? बाइक से पीछे आ रहे वाहन दूरी बाइक से किसी समय 8 मीटर दूर है। 8 मीटर दूर का मतलब क्या है? हम लोग कहेंगे वस्तु की दूरी u बराबर हमारे पास क्या है? 8 मीटर। 8 मीटर दूर है तो गणना करके उसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर और कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लोग दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण है तो क्या लगा देंगे हम लोग? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। दर्पण सूत्र लगाने से पहले हमेशा u जो है विपरीत दिशा में लेते हैं, तो u को लेंगे माइनस में। अब हम लोग यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाने से पहले एक सूत्र और प्रयोग करेंगे, f बराबर r/2। ठीक, f बराबर r/2 यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो
यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये तो R है, F बराबर R/2 लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर F बराबर 4/2 अर्थात कटकर ये 2, तो F बराबर 2 मीटर। तो 1/2 1/V और 1/8 माइनस से इधर 75 करो प्लस में हो जाएगा ये। तो 1/V बराबर 1/2 प्लस 1/8। 1/V बराबर एलसीएम 8, 2 चौको 8 और 8 एकम 8। ठीक, तो 1/V बराबर हम लोग कहेंगे 5/8 अर्थात V बराबर 8/5। तो V बराबर 5 एकम 5। ठीक, 5 एकम 5, 3.0 बढ़ाया 5 6 का 30, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। ठीक, इसके बाद इसी में ही हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो लिखोगे आप लोग उत्तर 22 में क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी पर देख सकता है। जब वस्तु कहाँ पर हो, 80 मीटर पर हो, तो बस व्यक्ति देख सकता है। तो U बराबर हम लोग कहेंगे 80 मीटर। ठीक, कि दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत से दूरी तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस फोकस दूरी मतलब F बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक, F बराबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर लेंस है, तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। जब लेंस है तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास अनंत की बात की गई है, वस्तु अनंत पर है, तो U बराबर ये -∞ और ये -80। ठीक, F तो हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे लेंस सूत्र। क्या लगा देंगे, लेंस सूत्र। लेंस में प्लस लेते हैं, दर्पण में माइनस लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक, यहाँ पर 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V, V का मान -80 माइनस 1/∞, 1/∞ का मान 0 होता है, तो 1/F बराबर -1/80, तो F बराबर 80, तो F बराबर हम लोग कहेंगे -80 मीटर। ठीक, तो F बराबर क्या है हमारे पास 80 मीटर। माइनस का मतलब है अवतल लेंस है। माइनस का मतलब क्या है, अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 23। ठीक, उत्तर 22 कर चुके हैं, अब करेंगे हम लोग उत्तर 23। उत्तर 23 में क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी हम बता चुके हैं आपको। फ्लेमिंग के, तो पहले हेडिंग डालोगे आप लोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाले दोनों अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो जो मध्यमा अंगुली होती है ये धारा की दिशा बताती है, तर्जनी अंगुली जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा बताती है, अंगूठा लगने वाला बल F की दिशा बताता है। यही जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है।
इसी में ही है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय चालकों पर लगने वाला बल, इनका कहना है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो हम लोग इसी में हेडिंग डालेंगे धारावाही चालक के कारण, ठीक, धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, इसको याद रखना। जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी से लिख रहे हैं, ये अल्पांश लंबाई डेल्टा यल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसको एक बार बता चुके हैं हम आई के सेट में, आई जे सेट में बता चुके हैं। और नंबर 2, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद चौथा कंडीशन, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक पर लगने वाला बल, जो रुक जाओ, लगने वाला बल पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र, लगने वाला बल किन किन, दोस्तों यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो गया। आपको बता दें बल के लिए अलग होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। ठीक, ये हम लोग बल के लिए याद करेंगे, बल के लिए याद करेंगे धारावाही चालक पर बल, बल को लिखेंगे यफ से। यफ किस किस पर निर्भर है ये समझना। जो चालक पर लगने वाला बल ये धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। और चालक पर लगने वाला बल लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। और चालक पर लगने वाला बल ये साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। सबको मिला दोगे तो यफ अनुक्रमानुपाती आई बी एल साइन थीटा, इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, यफ अनुक्रमानुपाती यल साइन थीटा। तो चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, धारा आई पर, चुंबकीय क्षेत्र बी पर, लंबाई यल पर और ज्या साइन थीटा पर निर्भर करता है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 में क्या पूछा, घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। देखो घरेलू विद्युत परिपथ की जो व्यवस्था आरेख है ये पीछे के सेट में हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक, पीछे के सेट में तो सेट जो हमारे पास आई जे आई के दोनों में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा देखो। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 24, बोर्ड एग्जाम में 1 करना, और बोर्ड एग्जाम में 1 करोगे और बोर्ड एग्जाम में वही करोगे जो सरल हो, उसे नहीं करोगे जो कठिन हो। भाई जो सरल करेंगे उसके भी हमें कितने नंबर देंगे, 6 नंबर, जो कठिन करेंगे उसको भी 6 नंबर। अब ये मत सोचना कि हम टैलेंटेड है, हम जो है सर से पढ़ के आए तो हम टैलेंटेड है तो हम कठिन वाला करेंगे। यार क्या क्वेश्चन सरल वाला करना, नहीं, सरल वाले को करोगे, सरल करोगे तब भी 6 नंबर, कठिन को करोगे तब भी 6 नंबर, तो कठिन क्यों करें, सरल को करेंगे। हाँ, तो देखो हमारे पास दिए गए परिपथ में एक परिपथ है, इस प्रकार से बना देते हैं आपको, यूं यूं और यूं, फिर यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक, फिर यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है, बस यहाँ पर 6 ओम 2 ओम, ये 6 ओम और ये 2 ओम और ये 0.8 ओम। ठीक है,
नंबर 1 कुल प्रतिरोध, नंबर 2 सेल से प्रवाहित धारा तथा नंबर 3 में 0.8 ओम प्रतिरोध के स्वरूप विभवांतर ज्ञात करोगे। मतलब समझना, सबसे पहली बात तो है इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। जब धारा यहाँ से ले जाएंगे तो धारा यूं जाएंगी, फिर यूं जाएंगी, फिर यूं जाएंगी। धारा यहाँ से दो भागों में बटेंगे, यूं यूं। और धारा का बटना उसे समांतर क्रम कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे 6 ओम तथा 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 1/r डैश बराबर 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, ठीक, 2 तिया 6। तो हम लोग कहेंगे 4/6, इसे उल्टा करोगे तो इसे उल्टा करोगे। r डैश बराबर 6/4 ओम। तो हम लोग कहेंगे r डैश तथा 0.8 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। क्योंकि जो धारा, अब धारा यहाँ से आकर यहाँ एक ही धारा बहेगी, जो धारा इन दोनों में से जा रही है वही धारा इससे जा रही है, तो एक ही धारा का जाना उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे r बराबर, इसे कर लो 4 एकम, चलो आधा कर लो, ये आधा 3 और ये आधा 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10 ओम। 1.5 प्लस 0.8, तो r बराबर कहेंगे हम लोग 8 5 13 बचा 1, हमारे पास 2 और 1 3, तो 2.3 ओम। ये तो आ गया हमारे पास कुल प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम लोग ओम का नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V/I बराबर R, ठीक, जिससे हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? I ज्ञात कर रहे हैं। तो V के जगह लिखेंगे हम लोग 12/I की जगह हमें नहीं पता, और R के जगह 2.3। इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ, तो I बराबर 12/2.3, दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा लो, तो हम लोग कह सकते हैं 120/23 धारा एम्पियर। अब इनका कहना है 8.3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व, ठीक, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, समझना। तो हम लोग कहेंगे V/I बराबर R, तो 0.8 ओम V ज्ञात करेंगे। I का मान क्या है हमारे पास? 120/23, ठीक, 23, और बराबर R का मान ले लेंगे हम लोग क्या? 0.8। इन्होंने दिया है ना कि 0.8 से, इसी से गुणा में ले जाओ, तो V बराबर 120/23 इंटू 0.8, दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा लो, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लो, ठीक, 12/96/23 वोल्ट। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, इससे 23 से भाग कर दो 96 में, इसमें 23 से भाग कर दो 120 में, ठीक, अगर करना चाहो। चलो शॉर्ट कर लो इतने में। जो है क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। 25 में क्या है कि अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर 25। उत्तर 25 में क्या है हमारे पास? नंबर 1 है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल्टॉइज प्लस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। रिएक्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फार्मूला होता है CaCO3 प्लस जल यानी H2O। सबसे अधिक देखो इसमें सबसे अधिक कौन है? यौगिक सबसे, तो इसमें ये अधिक है। CO कितने बार है? 1 बार, CO 1 बार, बैलेंस है। O 2 बार और 2 4 बार, O 3 2 5 बार, 3 और 1 4 बार, O भी बैलेंस है। C 1 बार, C 1 बार, मतलब हम लोग कहेंगे कि देखा जाए तो इसमें ये बैलेंस है। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर में है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4। रिएक्शन बेरियम सल्फेट
का फार्मूला होता है BaSO4 प्लस, इनका कहना है कि पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला KCl। सबसे बड़ा कौन है इसमें? ये बड़ा है। इसमें Cl कितनी बार है? 2 बार। इसमें Cl एक बार, तुरंत एक दे के 2 का गुणा कर दो, K हो गया 2 बार K 2 बार, SO4 एक बार, SO4 एक बार, Va एक बार, Va एक बार, बैलेंस कंप्लीट। ठीक, ऐसे बैलेंस करोगे। नंबर 3 में है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक का फार्मूला Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4, इसे ही तेजाब कहते हैं। इसके बाद है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का फार्मूला H2 जो कि गैस है। सबसे बड़ा कौन है? ये है H 2 बार, H 2 बार, SO4 Zn, मतलब हम लोग कहेंगे बैलेंस है। देखो क्वेश्चन नंबर इसी में चौथा पार्ट है सिल्वर नाइट्रेट। चौथा पार्ट है सिल्वर नाइट्रेट जिसका फार्मूला AgNO3 प्लस सिल्वर नाइट्रेट के बाद है जिंक क्लोराइड का फार्मूला होता है ZnCl2। रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है ZnNO3 का होल्टाइज। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर? NO3 का होल्टा। NO3 कितनी बार है? 2 बार है। NO3 कितनी बार है? 1 बार है। तुरंत 2 का गुणा करो, 2 गुणा करते ही Ag की बैलेंस बिगड़ी, Ag 2 बार है तो तुरंत 2 का गुणा करो, Cl की बैलेंस बिगड़ी, Cl 2 बार, बैलेंस। ठीक, अब देखो हम लोग करते हैं कौन सा? हम लोग करते हैं 26 नंबर। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 26। उत्तर 26 नंबर में क्या है कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो उसका रंग उड़ने का कारण क्या है? क्योंकि जस्ता जो है ये कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर से कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसके रंग जो है धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि जस्ता जो है वो कॉपर से कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में है 26 में, आयनिक यौगिकों गलनांक उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक यौगिक अपने आप में धन आयन और ऋण आयन के बीच एक मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनकी जो गलनांक होते हैं बहुत उच्च होते हैं। क्योंकि इनके जो आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बंध के मध्य जो बल लगता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? इसके गलनांक जो है उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो लिखोगे उत्तर 27। उत्तर 27 में क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो हेडिंग क्या डालोगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक कोई अम्ल लिया, अम्ल को हमने लिया है HCl प्लस क्षार लिया, तो क्षार हम लोगों ने लिया KOH। ठीक अम्ल लिया, क्षार लिया, इसी क्रिया करवा दी हमने, तो KCl बनेगा और प्लस HOH का मतलब है जल, तो जल, तो इसे कहते हैं अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें लवण और जल बनते हैं। ये लवण है और ये जल है। ठीक, इसके बाद इसी में है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण ये ले लो, एक उदाहरण और देते हैं आपको। जैसे हम लोगों ने ले लिया NaCl जो कि अम्ल है, इसके बाद क्षार ले लिया हमने KOH। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा KCl यहाँ पर HCl ले लो, HCl, और यहाँ पर ले लो NaOH, तो ये बनेगा NaCl प्लस जल H2O। ठीक, अब इसके बाद इसी में दूसरा नंबर हमसे क्या पूछा है? 27 का दूसरा नंबर है, तो पहला नंबर है
दूसरा नंबर में पूछा हमसे कि भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। भर्जन, भर्जन किसे कहते हैं? देखो, निस्तापन और भर्जन दोनों में अयश को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अयश किसे कहते हैं? जो खनिज से प्राप्त करते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जो खनिज से प्राप्त करते हैं। तो मतलब अयश को शुद्ध करते हैं एक भर्जन विधि से और एक निस्तापन विधि से। भर्जन विधि किसे कहते हैं? वायु की उपस्थिति में अयश को उसके गलनांक के नीचे की ताप पर गर्म करने की क्रिया को उसको भर्जन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? वायु की सीमित मात्रा में सांद्रित अयश को उसके ही गलनांक के नीचे के ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक, या वायु की सीमित मात्रा में अयश को गर्म करना भर्जन, वायु की लगभग ना के बराबर मात्रा में अयश को गर्म करना निस्तापन। ठीक है, तीसरा पॉइंट में है IUPAC नाम बताओगे। तो उत्तर 27 का तीसरा नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, हम तीसरे नंबर में है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड O। अब एक और है, ये तो का नंबर है, और खा नंबर में है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखो यहाँ पर नामकरण करोगे तो मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और एक बंद एन, COOH ओइक समूह, तो हम लोग कहेंगे एथेन नोइक अम्ल। इसका नाम मेथ एथ, तो 2 कार्बन होने पर एथ, CHOO होने पर अल, तो एथेन, फिर अल एथेनल। ठीक, इसके बाद या तो 7वें का अथवा करो, 7 में 27 का, तो लिखोगे उत्तर बोर्ड एग्जाम में एक करना। ठीक, लिखना उत्तर 27 और अथवा। अथवा में हमारे पास पहला क्वेश्चन है मिसेल। मिसेल किसे कहते हैं? जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के 2 अणु बनने लगते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पूंछ और एक आयनिक सिरा। ठीक है, जिसमें से आपको बता दे, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन के अणु 2 भागों में अलग अलग हो जाते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पूंछ और एक आयनिक सिरा, जो कि एक भाग जो है जल रागी है और एक भाग जल विरागी है। ठीक है, जो जल रागी है, जल रागी का मतलब होता है जिसे जल से स्नेह है, प्रेम है। जो जल विरागी है, जल से स्नेह प्रेम नहीं है उन्हें। ठीक है, तो वो जल के ऊपर होता है, और जो जल रागी है वो जल के अंदर होता है, वह भाग जल के अंदर होता है। फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल रागी है, और जो आयनिक सिरा है वो जल विरागी है, तो जल के ऊपर है। तो वो जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जाके मिला किससे? मैल से, क्योंकि मैल भी जो है वो ऋणायन में है हाइड्रोजन, सॉरी मैल को मैल रहने दो, मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रहने दो, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन पूंछ को हाइड्रोकार्बन पूंछ रहने दो। फिर से एक बार समझो, जब साबुन के अणु 2 भाग हो रहे हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी, जो जल रागी है वो किससे जाकर मिला? वो जाकर मैल से मिला। जैसे ही मैल से मिला, अब आयनिक सिरा जो है ऊपर की ओर है, तो आयनिक सिरा जैसे मान लो कि ये जो है, ऐसे समझो जैसे ये कोई एक पात्र है और इसके अंदर ये जो कपड़े हैं, कपड़ों में मैल है। ठीक, और इसे जल में जैसे डालते साबुन घोल में, तो ये जो भाग है, हाँ, ये भाग जाकर किससे मिलते हैं? जल रागी भाग मैल से। फिर बाद में ये जो ऊपरी वाला भाग है ये फिर इन्हें खींचने लगता है, क्योंकि ये दोनों आयनिक बंध से जुड़े होते हैं। फिर ये खींचने लगता है कि भाई साहब तुम हमसे दोस्ती, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे पास आओ। जब ये इन्हें खींचने लगता है, ऊपर का भाग जो जल विरागी भाग है वो खींचने लगता है जल रागी वाले भाग को। जब खींचने लगता है तो
ये जाके दोस्ती कर ले किसके साथ? मैल के साथ। तो मैल भी खिंचा चला आता है उसके साथ, और इस प्रकार से कपड़े साफ हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो बनने वाले हैं उसे हम लोग मिसेल कहते हैं। मिसेल का सिंपल तरीके फंडा है कि आपको बता दें कि जैसे साबुन को जल में घोलेंगे, साबुन के दो अणु बनेंगे, एक आयनिक सिरा, एक हाइड्रोकार्बन पूंछ। और हाइड्रोकार्बन पूंछ एक जल रागी, एक जल विरागी होता है, इसे ही मिसेल कहते हैं। और कपड़े साफ होने की प्रक्रिया को हमने आपको बताया अभी। इसके बाद इसी में पूछा है संक्षारण, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या पूछा हमसे? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? नष्ट होने की क्रिया। किसी वस्तु को नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब जब कोई भी धातु हो वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में अगर आ जाती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। संक्षारण से बचने के कई उपाय हैं, चाहे उसमें पेंट करके, जिंक लेपन, गैल्वेनीकरण वगैरह सब कुछ करके हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। इसके बाद इसे पूछा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या पूछा हमसे? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमने ले लिया H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl। देखो एक तत्व मिलकर बना एक यौगिक जिसे हम लोग कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करें उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में हमारे पास 28 नंबर आ जाए, हम लोग 28 नंबर पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पे आ गए हैं। बायोलॉजी पे आ गए हम लोग। उत्तर 28 में क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हेडिंग डालोगे पहले पुनरुद्भवन, और इसके बाद इसी में है मुकुलन। कि पुनरुद्भवन और मुकुलन। रुद्ध का मतलब क्या होता है? शरीर। रुद्ध का मतलब है शरीर के भाग, और भवन का मतलब क्या हो गया? शरीर। भवन का अर्थ क्या हुआ? शरीर। तो अगर शरीर से हम लोग या कोई भी जीव शरीर से अगर किसी दूसरे जीव को जन्म, रुद्ध का मतलब काटना, और भवन का मतलब शरीर। पुनरुद्ध का मतलब होता है उसके शरीर को काटना। जैसे आपको बता दें, पुनरुद्ध के लिए एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे प्लेनेरिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे प्लेनेरिया का शरीर कुछ इस प्रकार से है, ठीक। ये प्लेनेरिया है। ये क्या है? प्लेनेरिया, ठीक है। अब इस प्लेनेरिया को हम लोग क्या करते हैं? दो किसी सबसे पहले पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? किसी जीवधारी के शरीर के कटे हुए भागों से, कोई भी जीवधारी हुआ उसके कटे हुए भागों से अगर नए जीव की उत्पत्ति हो जाए तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। अब इसी प्लेनेरिया को हम लोगों ने क्या किया? इसके भाग कर दिए, एक भाग, दो भाग। टोटल इसके हमने कितने भाग किए, कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े कर दिए। अब इस 3 टुकड़े से कितने प्लेनेरिया का निर्माण होना है? 3 प्लेनेरिया बनेंगे इससे, यूं, इससे एक प्लेनेरिया का निर्माण इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, ठीक। इस प्रकार से इस प्लेनेरिया का निर्माण हुआ किससे? इससे भी देखेंगे हम लोग, इससे देखेंगे इस प्रकार से, ठीक। और इससे भी देखेंगे हम लोग, मतलब हम लोग कहेंगे कि
अगर किसी जीवधारी के शरीर को काट दिया जाए और उसी के शरीर से अगर हम लोग नए जीव की उत्पत्ति को देखें तो उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन, जिसके लिए एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक। अब आता है मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन जो है कोई भी जीव अपने शरीर से फिर जीव की उत्पत्ति करे, नए जीव की उत्पत्ति करे, उसे मुकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रा। क्या लेते हैं एग्जाम्पल हम? हाइड्रा। ठीक, मुकुलन के लिए। ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए है। हाइड्रा, हाइड्रा को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे सबसे समझना। जैसे मान लो कि ये एक कोई हाइड्रा है, इसके शरीर से पहले एक कली कली यूं कली टाइप से होंगे, कली टाइप से होंगे इसके शरीर में। यही कली जो है, यही कली को फिर हम लोग देखेंगे कि बढ़ते हुए रूप में, इसी कली को फिर यही कली बड़ी होकर इससे अलग होंगी। किससे? हाइड्रा से। ठीक, किससे अलग होंगी? हाइड्रा से। यूं अलग होंगी। इसे कहते हैं हम लोग मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? कोई जीव हो, उसके शरीर से कोई एक अंग निकले, उस अंग का फिर वो अंग बड़े होकर उस शरीर से अलग हो जाए तो उसे मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। अब प्लेनेरिया, किसी जीव को अगर कई खंडों में भाग कर दिया जाए, काट दिया जाए, उससे अगर नए जीव की उत्पत्ति हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग पुनरुद्भवन। ठीक, दोनों के दोनों क्लियर। अब आता है आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोग उत्तर 19-29 करोगे। उत्तर 29 हेडिंग डालोगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण। देखो मनुष्य में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने कितने जोड़ी? 23-23 जोड़ी। ठीक, तो हम लोग कहेंगे गुणसूत्र जो टोटल है ये है 46, अर्थात हम लोग कहेंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक, जिसमें एक जोड़ी गुणसूत्र एक्टिव होता है, बाकी 22 जोड़ी डीएक्टिव, मतलब वो सब ऐसे बस शरीर के अंदर पड़ा रहता है वो। जिसमें से अगर हम लोग देखें, जिसमें इसी गुणसूत्र में जो पुरुष के पास गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं यक्स और वाई, जो कि मेल गुणसूत्र हैं, और जो फीमेल गुणसूत्र हैं वो यक्स और एक्स हैं। अब इन दोनों के बीच, मेल और फीमेल के बीच जब निषेचन क्रिया होती है, निषेचन क्रिया के दौरान पुरुष का अगर यक्स गुणसूत्र स्त्री के अगर यक्स गुणसूत्र से मिल जाए तो इससे यक्स यक्स मतलब पुत्री उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? पुत्री। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के यक्स गुणसूत्र से जाकर मिल जाए तो इससे लड़का उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होता है। और इस प्रकार से लिंग निर्धारण हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब लोग 30 को देखो। चलो इतने को शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, नहीं तो फिर इसको हम हटा देते हैं इतने को। देखो फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 30 में हमारे पास है कि प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्व अनुवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो देखो अब लोग उत्तर 30 हेडिंग डाल सकते हो प्रकाश अनुवर्तन। ठीक, प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्व अनुवर्तन, या अलग अलग हेडिंग डाल सकते हो। गुरुत्वानुवर्तन, ठीक,
अब देखो, प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? जब कोई भी पौधे सूर्य की प्रकाश की तरफ मुड़ जाए, ठीक है, तो पौधों का सूर्य की प्रकाश की तरफ मुड़ जाने की घटना को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। यानी पौधों का किसकी तरफ मुड़ना? सूर्य की तरफ मुड़ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। जैसे सूरजमुखी का जो फूल है, वो जो फूल है, जहाँ जहाँ सूरज इस प्रकार से घूमता है, उसी प्रकार से फूल इसी प्रकार से घूमती रहती है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कह सकते हैं। इसके बाद गुरुत्व अनुवर्तन किसे कहते हैं? अगर पौधों की जड़ें भूमि के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाते रहे, तो इसे कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर खींचना, उसे गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। पौधों का प्रकाश की तरफ मुड़ना प्रकाश अनुवर्तन, पौधों की जड़ों का पृथ्वी के अंदर गुरुत्व के अंदर जाना, उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसके बाद 31 नंबर में है, तो आपके पास 31 नंबर तो लिखोगे उत्तर 31 नंबर में क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात तो है, आप हेडिंग डालोगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो अंदर स्रावित हो, जो अंदर प्रवाहित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। मतलब जैसे आपको बता दें कि हार्मोन्स शरीर के अंदर हैं, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और जिसमें क्वेश्चन क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, सबसे पहली बात तो है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। नलिका विहीन का मतलब इसमें नलिका ही नहीं होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, अतः ये अपने स्राव को रक्त में निर्मुक्त भी कर सकती है, निर्मुक्त कर सकती है अपने रक्त से। और इसके बाद जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अंदर ही अंदर स्रावित होती हैं, ठीक है, और अपने से ये रक्त में निर्मुक्त कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा इसमें कि मानव में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताओ। मानव में, तो देखो मानव में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे डायबिटीज मेलिट्स के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय का नियमन करता है। और एक होता है इंसुलिन हार्मोन्स जो अग्नाशय में पाया जाता है, वही है डायबिटीज, जिसके कारण मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद इसी में ही हमसे इन्होंने 31 के अथवा में पूछा। 31 के अथवा में हमसे क्या पूछा? तो लिखोगे उत्तर 31 और अथवा। 31 के अथवा में है, पारितंत्र को परिभाषित कीजिए और जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है, आप हेडिंग डालोगे पारितंत्र और इसके जैविक घटक, ठीक, पारितंत्र और इसके जैविक घटक। तो पारितंत्र किसे कहते हैं? जो हम अपने चारों ओर के जो तंत्र देखते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पारितंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, किसी भी स्वचालित समुदाय के जीवधारियों तथा उनके निर्जीव वातावरण के एक दूसरे पर परस्पर निकाय को पारितंत्र कहते हैं। मतलब फिर से समझना, पारितंत्र किसे कहते हैं? किसी भी स्वचालित, मतलब लगातार जो कंटिन्यू जो हम लोगों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग, ये स्वचालित जीवन है। स्वचालित जीवधारियों, जैसे जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, उनके निर्जीव वातावरण के एक दूसरे पर परस्पर निर्भर निकाय को पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र के प्रकार होते हैं 2,
दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक के अंतर्गत पौधे तथा जीव जंतु आते हैं। ठीक है, जैविक घटक के अंतर्गत। तो और क्वेश्चन है क्या? नहीं, और क्वेश्चन नहीं है। बस बस चलो, तो आज हम लोगों ने आईएल सेट को कंप्लीटली ख़त्म कर दिए हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको स्क्रीन पर भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग उस अच्छे से उसको लिख सको, फिर उसको रिपीट कर सको, समझ सको। ठीक है, तो आईएल सेट में अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर डाउट हो, ठीक है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसको हम इम्प्रूवमेंट और भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट में। आज के सेट में इतना ही। ठीक है।